नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे सुनील हालाखंडी के सक्सेस के फंडे में। आज मैं फिर से आपको रेफरेंस लूँगा पुण्यश्लोक अहिल्या का ही, इसके लेटेस्ट एपिसोड का। होता है कि इसमें अब तक पुण्यश्लोक अहिल्या में जो बाल्या अहिल्या है उसको पढ़ाई करने की परमिशन मिल जाती है और वो फिर खांडेराव के साथ पढ़ाई करने लगती है। लेकिन उसका पढ़ाई तो करना एक उद्देश्य होता है, दूसरा साथ के साथ ये उद्देश्य भी होता है कि उसको खांडेराव को खुश करना होता है, उसको प्रसन्न रखना होता है और उससे दोस्ती करना होता है। और इसका वचन ये दोनों सूबेदार जी मल्हार राव को और उनकी पत्नी को रानी गौतमा को भी दे चुकी होती है। तो कहीं ना कहीं उसको दो के बीच में बैलेंस करना होता है। हालांकि वो विदुषी होती है, बुद्धिमान होती है और बहुत जल्दी ही पढ़ाई पिकअप कर सकती है, ऐसी उसमें क्षमता होती है। लेकिन फिर जब वो उसके मेंटर के रूप में आती है हरकूबाई, जो चौथी रानी होती है मल्हार राव की और सबसे यंग होती है, जिसको कि मल्हार राव उसका ध्यान रखने के लिए शुरू से बोलते हैं, तो वो उसको कुछ टिप्स देती है कि कैसे खांडेराव को खुश किया जा सकता है। तो इसके तहत ही वो एक योजना बनाती है। इसमें वो जो सरस्वती वंदना होती है उसको तो टुकड़े टुकड़े में गाती है, जैसे कि नाइजीरिया में ब्रोकन इंग्लिश बोली जाती है। और पीछे से खांडेराव ये सुन रहा होता है और उसको लगता है कि ये तो आवाज़ तो अहिल्या की ही है और ये इतना गलत तरीके से बोल रही है, और उसको कहता है कि आपने तो माँ सरस्वती की जो वंदना है इसको खंडित कर दिया। तो फिर वो उससे पूछती है कि सही कैसे कहूँ, तो धीरे धीरे वो उसको सही बताता है और वो फिर अगेन एक थोड़े गलत रूप में लेकिन काफ़ी शुद्ध रूप में, काफ़ी इम्प्रूव्ड रूप में उसको कह के सुनाती है। तो उसको लगता है कि वो कहता है कि हाँ इस तरह करोगे तो तुम सीख जाओगी। तो वो बाद में जब हरकूबाई उससे पूछती है कि आपको वास्तव में ये सरस्वती वंदना नहीं आती, तो उसको पूरी की पूरी क्रम लयबद्ध सुना देती है। यानी कि वो ये एक प्रिटेंड करती है कि वो नहीं जानती है, वो उसकी नॉलेज, उसका ज्ञान, उसकी क्षमता कम है खांडेराव से, और वो खांडेराव से सीखने की कोशिश करती है। और जब खांडेराव सिखाते हैं तो वो सीख जाती है। यानी कि वो पूरा का पूरा एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स खांडेराव में भरने की कोशिश करती है और या उसके सामने ये कोशिश करती है कि मैं तो बेवकूफ़ हूँ, आप ज्ञानी हैं और मैं आपसे ही सीखूंगी। तो ये एक पॉलिसी होती है जिसमें आप ये कोशिश कीजिए कि आपसे जो सुपीरियर है, आपका पति जो यहाँ पे एक बॉस के रूप में है, वो आपसे सुपीरियर है और आपको उसको सामने एक बेवकूफ़ सा नजर आना चाहिए। ऐसा ही खांडेराव जो अहिल्या आगे करती है, वो दूसरे में जहाँ पे वो गलत सलत लिखती है और उसको खांडेराव को दिखाती है सही करने के लिए, और खांडेराव उसको धोखा दे देते हैं और उसको गुरुजी से डांट पड़ती है। तो अगर आप ये ट्रिक अपनाएंगे तो आपको बहुत ही सावधानी पूर्वक अपनानी पड़ेगी, और जिस तरह से ऐसे जो किकबैक्स हो सकते हैं आपके उसमें आपको मिल सकते हैं, जैसे कि अहिल्या को मिला। तो मैं आपको आप जब कह रहा हूँ तो मैं आप यानी कि आप एज एन एम्प्लॉय किसी भी लेवल पे हो, और जब मैं खांडेराव की बात करता हूँ तो वो आपका बॉस है। तो आपको हमेशा अपने बॉस के सामने ये बताना चाहिए कि वो ज़्यादा ज्ञानी है आपसे और आप बेवकूफ़ हैं, और किसी तरह से आप उससे सीखते हैं। और वो जब वो बताता है इमीडिएटली आप उसको फीडबैक दें कि मेरे को ये आ गया और ये काम मैंने इस तरह से कर दिया, तो वो आपकी प्रशंसा भी करेगा। तो बॉस से अच्छे संबंध बनाए रखने का ये एक तरीका है कि आप हमेशा ये इंप्रेशन दें कि आप उससे कम जानकार है, आप उससे कम इंटेलिजेंट है, तो आप सुखी रहेंगे और आपके भविष्य के रास्ते वो खोलता रहेगा। यानी मैं तो यहाँ कहता हूँ कि आप बॉस से इस स्थिति में आ जाना चाहिए कि बॉस आपको फाइनली एक डायलॉग दे कि तुम तो साले गधे थे जब यहाँ आए थे, मैंने तुमको मार मार के आदमी बना दिया। अगर आपका बॉस किस समय इस स्टेज पे पहुंच जाए तो समझ लो आपका वहाँ उस कंपनी में कैरियर पक्का और अच्छा प्रोग्रेस का आप करेंगे उस कंपनी में। वैसे मेरा एक दोस्त था जो कि कॉलेज में फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में मेरा बना था दोस्त, वो तो तब से ही कहता था कि वो पत्नी सबसे इंटेलिजेंट है जो अपने पति को ये इंप्रेशन दे कि वो बेवकूफ़ है। हालांकि वो बेवकूफ़ होती नहीं है। और अगर आप तो ऐसा ही आपके बॉस के साथ में है कि आप सबसे इंटेलिजेंट एम्प्लॉय तभी है जब आपका बॉस आपको बेवकूफ़ समझता हो या आप उसको इंप्रेशन दें। अब इसके मैं 2-3 एग्जांपल दूंगा आपको। एक बार राजस्थान में इलेक्ट्रिकल विभाग में RSEB में कुछ नई योजना का कोई उद्घाटन करने गांव में मंत्री जी गए थे। वहाँ पे चीफ इंजीनियर भी बैठे थे और एक जूनियर इंजीनियर भी था।
तो लोगों ने शिकायत की कि वोल्टेज ज़्यादा आती है तो भी हमारी मशीनें उड़ जाती हैं, मोटरें जल जाती हैं, और वोल्टेज कम आती है तो भी हमारी जो मोटरें हैं वो जल जाती हैं। इस पर जब भाषण दे रहे थे मंत्री जी, तो उन्होंने कहा ये तो समझ में आता है कि आप ज़्यादा खा लेते हो तो आपको अजीर्ण हो जाएगा, मतलब इंडाइजेशन हो जाएगा, लेकिन कम खाने से कोई दिक्कत हो, ये मेरे बात समझ में नहीं आती। इस पर जो बड़े बड़े इंजीनियर थे वो चुप रहे, लेकिन जो जूनियर इंजीनियर था उसने उनको एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश की कि कम वोल्टेज से हायर करंट आएगी, इससे जल जाएगी, वगैरह वगैरह वगैरह, जो भी उसका टेक्निकल एक्सप्लेनेशन था। इस पर जो उसके बाद में मीटिंग के बाद में जो सीनियर लोग थे वो उन्होंने उसको कहा भाई हम भी जानते थे, हम क्या बेवकूफ़ बैठे थे वहाँ पे। तो इस तरह से ये जो इंटेलिजेंस दिखाना आपको काउंटर प्रोडक्टिव हो जाता है, वो उसकी नज़रों में गिर गया बॉस लोगों की, और फिर उसकी नेचुरली उसकी जो कैरियर पाथ होगा, कैरियर ग्रोथ होगी, वो अफेक्ट हुई होगी। ऐसा ही एक और सिविल इंजीनियर में एक चीफ इंजीनियर थे, उनको एक यंग IAS ऑफिसर आया था, उसने जो सेक्रेटरी के पद पे बन गया था, और उसने उस इंजीनियर को बताया तुम सब साले गधे हो, कहीं भी बाहर कुछ काम नहीं मिलेगा तुमको, कुछ भी नहीं कर सकते, तुम कुछ भी नहीं जानते हो। तो इसने पलट के उसको जवाब दिया IAS सेक्रेटरी साहब को कि सेक्रेटरी साहब आप तो केवल MA पास हो, मैं अगर यहाँ से छोड़ गया तो बाहर कंसल्टेंसी का काम कर लूंगा, लेकिन आपको तो क्लर्क की नौकरी भी नहीं मिलेगी अगर निकाल दिया गया तो इस तरह से उसने एक अपने आप को इंटेलिजेंट शो करने की कोशिश की। और वो चीफ इंजीनियर मेरे एक मित्र हैं, और वो अब तक 4 साल पहले रिटायर हुए थे चीफ इंजीनियर की पोस्ट से, लेकिन अब तक भी उनका जो रिटायरमेंट बेनिफिट का जो पेंशन आदि है वो खटाई में पड़ा हुआ है। तो इस तरह आप इंटेलिजेंट बनने की कोशिश मत कीजिए, बॉस को हमेशा ये इंप्रेशन दीजिए कि आप बेवकूफ़ हैं। एक और मैं अपना एग्जाम्पल बताता हूँ जो कहानी से है। एक तरह से मैं बजाज टेम्पो में ज्वाइन किया था, जो आजकल फोर्स मोटर्स कहलाती है, 1988 में ज्वाइन किया था, और वहां पर उस समय एक आदम सिंह जी करके सिक्योरिटी ऑफिसर थे, और मैं असिस्टेंट मैनेजर करके ज्वाइन हुआ था। उस समय तक जो इंजीनियर ग्रेड के लोग थे उनकी सर्चिंग होती थी जब वो गेट से बाहर जाते थे। मैं भी एक बार बाहर जा रहा था तो जो 2-3 नए गार्ड थे वो मुझे पहचाने नहीं, और उन्होंने मेरी भी सर्चिंग लेना शुरू किया। तो मैंने तो कोई ऑब्जेक्ट नहीं किया, क्योंकि मुझे इसमें कोई असम्मानजनक कुछ लगा नहीं, उस समय यंग था मैं। लेकिन आलम सिंह जी जो अपनी कुर्सी पे बैठे थे दौड़ के आए और मुझको मारवाड़ी में बोलने लगे कि माफ करना बाबू जी, गलती हो गई हमारे आदमी से। तो खैर वो एक इंसिडेंट थी, वो मेरे अर्लियर शुरुआती दिनों में थी। उसके बाद जब मैं रिटायर होने वाला था, रिटायर होने के 1 साल या 2 साल बचे थे, उस समय भी हमारे एक बॉस परिवर्तन हुआ, वहां पे बॉस बदल गया, और उस बॉस ने ये एक निर्णय लिया कि जो भी बाहर जाएगा उसकी बैग या ब्रीफकेस आदि की चेकिंग की जाएगी। तो ये निर्णय हालांकि उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रकाशित नहीं किया था, मुझे केवल इसकी खबर मिली थी, ऑफिशियली कोई खबर नहीं थी मुझे। तो जब मैं गेट पे गया और मेरे से जब सिक्योरिटी गार्ड ने ब्रीफकेस चेक करवाने की कोशिश के लिए खोलने को कहा, तो मैंने उससे मना कर दिया, क्योंकि उस समय पहले ही मैं थोड़ा ज्ञान प्राप्त कर चुका था व्हाट्सएप की कहानी सुन चुका था कि एक हैदराबाद का कोई कंपनी का एग्जीक्यूटिव था, वो एयरपोर्ट से गया और उसने 250 रुपये टैक्सी के दिए, क्योंकि उस समय टैक्सियाँ कम अवेलेबल थी और हड़ताल, कुछ पार्शली हड़ताल भी थी ऑटो वगैरह की। तो और इस पर उससे एक्सप्लेनेशन मांगा गया कि ये तो आपने गलत क्लेम किया है। तो उसने उस समय तो एक्सप्लेनेशन दे दिया और जो भी निर्णय था ऑडिट या अकाउंट डिपार्टमेंट का स्वीकार कर लिया, लेकिन कुछ दिन बाद उसने वो अपना रेजिग्नेशन दे दिया कि यदि कंपनी को मेरे इंटीग्रिटी पे इतना ही भरोसा है कि 250 रुपये के मेरे बिल पे मेरे को क्वेश्चन किया जाता है, तो ऐसी कंपनी में मैं काम नहीं कर सकता। उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया। तो यही डायलॉग मैंने उसने सिक्योरिटी गार्ड को बात दिया कि अगर कंपनी को इतने बड़े ऑफिसर पे ये भरोसा नहीं है कि वो चोरी कर लेगा, उसका आपको बैग चल रहा है, तो ऐसी कंपनी में कैसे काम किया जाता है, कैसे काम करना चाहिए था। तो मैंने तो एक फिल्मी डायलॉग मार दिया था, लेकिन वो जमाना अलग था, ये जमाना अलग था। इस समय CCTV भी थे और शायद ये खबर हमारे बॉस तक पहुंच गई थी, और यकीन कीजिए उन्होंने बॉस ने कहा हाँ यस, ऐसी कंपनी में तुम्हें काम नहीं करना चाहिए, और साल भर बाद मुझे प्री मेच्योर रिटायरमेंट देके बाय बाय कर दिया। तो आपको ये बिल्कुल ध्यान रखना होगा कि अपने बॉस के सामने आप ज्ञानी नहीं बने। अज्ञानी अपने आप को शो करें, वो जो ज्ञान दे उसको ग्रहण करें और ये शो करें कि उनके ज्ञान के द्वारा आप ज्ञानी हो गए। तो ये बहुत ही प्रैक्टिकल चीज है, और आपकी अगर पत्नी आप पे अप्लाई करती है, वो अगर आपको ये इंप्रेशन देती है कि वो बेवकूफ है और आप उसको बेवकूफ समझते हैं, तो समझिए कि वो एक बहुत सफल पत्नी है और आपका पारिवारिक जो जीवन है वो बहुत ही शांतिपूर्ण सुख में गुजरेगा। और ये
ये तो बात आप मान के चलिए कि चाहे आज से 5000 साल पहले से ही ये पुरुष प्रधान समाज रहा है और अगले 5000 साल तक भी रहेगा, भले ही महिलाओं को वोट देने का अधिकार हो गया और कुछ भी हो गया, पर प्रैक्टिकली तो ये रहेगा। हाल मैं महिला विरोधी नहीं हूँ और काफी खुले विचारों का हूँ, लेकिन जो प्रैक्टिकल बात है वो कर रहा हूँ। तो इसी तरह आपका बॉस हमेशा आपसे ज्यादा ज्ञान, बॉस प्रधान ही रहेगा, वो ज्यादा ज्ञानी रहे और ज्ञानी ही रहेगा। आप उसको चैलेंज मत कीजिए, क्योंकि अगर आपने जैसे ही चैलेंज किया, जैसे खांडेराव को उसने चैलेंज किया, खांडेराव ने उसके काड़ी करना शुरू कर दिया और उसके कामों में विघ्न पैदा करना कर दिया, तो वो आपके कैरियर में बाधाएं अटकाना शुरू करेगा और जैसा मेरे केस में हुआ, हो सकता है बाय बाय भी आपको कहना पड़े। तो आज का यही ज्ञान है मेरा कि अपने बॉस को ज्ञानी ही रहने दीजिए। धन्यवाद बहुत मेरे को इतनी देर तक झेलने के लिए, और यदि आपको ये अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो अब तक तो अवश्य कीजिए। और अंत में कोरोना से बचने के लिए 2 गज दूरी और मास्क